दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का उपकार 99 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के इसी क्रम में हम विदेशी राज्यों के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। और हमने कल देखा इंडो ग्रीक वंश, और इसके पश्चात आज हम देखेंगे शक वंश। शकों के संबंध में हम देखें तो 5 शाखाएं कार्यरत थी इस समय। तो एक शाखा मुख्यतः अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र में थी, तो वहीं 4 शाखाएं थी इस समय भारत में शकों की। तो इन 4 शाखाओं को 2 वर्गों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो पहला वर्ग हम देखते हैं कि तक्षशिला और मथुरा के शक शासक, और इसके पश्चात दूसरे वर्ग में हम रखेंगे नासिक और उज्जैन के शक शासक। जो तक्षशिला और मथुरा के शक शासक थे उनको उत्तरी क्षत्रप कहा जाता था, जबकि नासिक या उज्जैन के शक शासकों को पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता था। तो हम सबसे पहले देखेंगे मथुरा के शक शासकों के बारे में। तो हम प्रारंभ करें। जो तक्षशिला का पहला शासक हुआ है उसका नाम हमें मिलता है माउस। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है माउस। तक्षशिला की शाखा का पहला शासक है माउस, और माउस के पश्चात कुछ शासक हुए हैं जैसे एजेस, एजेलिसेस और एजेस द्वितीय। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इतना याद रखेंगे कि तक्षशिला के जो पहले शासक है उनका नाम माउस है। और हम देखें तो मथुरा के शक शासक, पहले शासक का नाम हमें मिलता है राजुल। क्या नाम मिलता है? राजुल, या कहीं कहीं पर राजुल नाम भी मिलता है हमें, राज उल या राजुल। तो ये मथुरा का पहला शासक था, राजुल या राजुल। जबकि अन्य महत्वपूर्ण शासकों में हमें सोडास का नाम भी देखने को मिलता है। तो सोडास अन्य महत्वपूर्ण शासक है मथुरा का। और हमें एक जैन ग्रंथ है कालकाचार। क्या नाम है ग्रंथ का? तो कालकाचार जैन ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो मथुरा के शक शासक थे वह मूलतः मालवा क्षेत्र के रहने वाले हुआ करते थे। जो मालवा क्षेत्र में जो शक शासक हैं मथुरा के, वो पहले मालवा क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन उज्जैन के शासक हुए हैं विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य ने इनको 57 ईसा पूर्व में पराजित किया। कब पराजित किया? तो 57 बीसी या 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित करते हैं मालवा के, और ये मालवा को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। और इसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व को मालव संमत या विक्रम संमत नाम का एक नया संमत भी चलाया था। तो हम पूछें कि विक्रम संमत या मालव संमत की नींव 57 ईसा पूर्व में पड़ी, और इसको प्रचलन में लाने वाला विक्रमादित्य जो कि उज्जैन का शासक था। तो ये था मथुरा के शक शासक। आगे हम बात करेंगे विक्रमादित्य के बारे में। तो विक्रमादित्य किसी शासक का नाम ना होकर ये उपाधि हुआ करती थी, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य के समान तेज या प्रखर। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य के समान तेज या प्रखर। और इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने? तो 14 विक्रमादित्य हुए हैं। पहले विक्रमादित्य तो थे उज्जैन के शासक विक्रमादित्य, उज्जैन के शासक थे विक्रमादित्य। और जबकि महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो ये गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और आगे देखें तो कलचुरी शासक हैं गांगेयदेव। तो ये कलचुरी शासक हैं गांगेयदेव, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे परमार वंश के राजा भोज भोज हैं, इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और जबकि इतिहास में अंतिम या 14वें नंबर के शासक हुए हैं हेमू या हेमचंद्र, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो हेमचंद्र या हेमू यह अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू के संबंध में देखें तो यह अकबर के समकालीन था। मध्यकालीन भारत में यह अकबर के समकालीन था। और इस समय इसकी स्थिति की बात करें तो यह जौनपुर का शासक है आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी, तो इसका यह प्रधानमंत्री हुआ करता था इस समय। माना जाता है कि हेमू ने या हेमचंद्र ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार स्थापित कर लिया, और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और यह हेमू या हेमचंद मूलतः मेवात का बनिया था। क्या था दोस्तों? तो ये मेवात का बनिया था। ये रही विक्रमादित्य की कहानी। आगे हम देखें नासिक के शक शासक।
तो ये नासिक के शक शासक स्वयं को क्षहरात्र वंश का मानते थे। किस वंश से संबंधित थे? तो क्षहरात्र वंश से संबंधित थे। और नासिक से अनुमान लग गया होगा कि ये महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में रहे होंगे। तो इनका क्षेत्र देखें तो हमें महाराष्ट्र देखने को मिलता है, जबकि राजधानी इन्होंने मिन्न नगर को बनाया। ये महाराष्ट्र संभवतः महाराष्ट्र के आसपास रही होगी, जबकि पेरिप्लस के अनुसार इनकी राजधानी हमें दोहा या भरूकक्ष देखने को मिलती है। दोहा या भरूकक्ष। तो पेरिप्लस के अनुसार इनकी राजधानी दोहा या भरूकक्ष थी। आगे देखें तो इस वंश के या इस शाखा के पहले शासक हुए हैं भूमक। क्या नाम मिलता है? भूमक। महत्वपूर्ण है, पहले शासक हैं। जबकि महत्वपूर्ण या प्रतापी शासक हुए हैं इस वंश के नहपान। नहपान हुए हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र के अलावा अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात और मालवा में भी किया। और ने नहपान को पराजित भी किया था। और नहपान का दामाद है दोस्तों, क्या नाम है? तो उषा दत्त या ऋषभ दत्त, जो कि सातवाहन शासक था। क्या था? सातवाहन शासक था। तो ये सेनापति था नहपान का। इसका दामाद था उषा दत्त या ऋषभ दत्त, जो कि सातवाहन शासक था, और ये सेनापति था नहपान का। आगे बात करें तो उज्जैन के शक शासक, जो कि स्वयं को कार्दमक वंश का मानते थे। स्वयं को कार्दमक वंश का मानते थे। और इस वंश के जो प्रथम शासक हुए हैं, हमें नाम मिलता है चेस्तन। महत्वपूर्ण है, पहले शासक हैं, कार्दमक वंश का मानते थे, और पहले शासक चेस्तन है। जबकि अंतिम शासक का नाम हमें विश्वसेन मिलता है। विश्वसेन। क्या मिलता है? विश्वसेन उज्जैन की शाखा के अंतिम शक शासक थे। अन्य नाम में देखें तो जीवदामन, रुद्रदामन नहीं है, जीवदामन है। तो ये अन्य शासकों में जीवदामन का नाम भी मिलता है, जिन्होंने सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के भी जारी किए। पूछा जाए कि शक शासकों में सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के जारी करने वाला शासक तो जीवदामन, और जीवदामन उज्जैन का शक शासक था। जबकि हमें महत्वपूर्ण शक शासकों में, यह उज्जैन के शक शासकों में महत्वपूर्ण है रुद्रदामन। नाम सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना था नाम? तो हमने मौर्य काल में देखा था रुद्रदामन। हमने पढ़ा था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये वही रुद्रदामन है शक शासक। तो रुद्रदामन चेस्तन का पुत्र है, और माना जाता है कि वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया। तो इस हिसाब से ये इस वंश के महत्वपूर्ण शासक या शक्तिशाली या प्रतापी शासक बोल सकते हैं रुद्रदामन को, प्रतापी शासक। इसने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया, और ये चेस्तन का पुत्र था। और इसका हमें एक अभिलेख प्राप्त होता है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि हम हमारे काल में पढ़ भी चुके हैं। फिर भी देख लेते हैं कि ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है। जबकि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख तो गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बेसनगर से। और ये संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। तो इस अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि गिरनार का जो राज्यपाल था इस समय सुविशाख था, जिसने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। और हमें इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक साथ उल्लेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में हम देखते हैं रुद्रदामन ने उपाधि भी धारण की, वो क्या है? तो महाक्षत्रप। आगे हमें देखना है कि मालवा का अंतिम शक शासक हुआ है रुद्र सिंह तिथि। ध्यान देंगे, रुद्रसेन तिथि नहीं है, रुद्र सिंह तिथि है। तो ये मालवा के अंतिम शासक हैं, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा में। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन है? तो ये गुप्त शासक हैं। तो जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलवाए या चांदी के सिक्के जारी किए। किसने? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ये नोट में याद रखेंगे जानकारी कि मालवा का अंतिम शक शासक था रुद्र सिंह तृतीय, और जिसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने हत्या करके इसकी मालवा में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। तो ये था शक वंश या शक राजवंश। आगे हम देखेंगे पहलव या पार्थियन। पार्थियन के पश्चात कुषाण वंश के बारे में भी पढ़ेंगे।